स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 27 दिसंबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार की सत्ता में 2 दशकों तक काबिज रहने वाले लालू परिवार को आखिरकार अपना सरकारी आशियाना खाली ही करना पड़ा है। जी हां, पटना स्थित पूर्व सीएम राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड बंगले को खाली करने की कवायद शुरू हो गई है। जब सरकार ने इस आवास को खाली करने की नोटिस जारी की तो पूरे परिवार ने इसका विरोध जताया। जब नोटिस मिलने के बाद परिवार को लगा कि घर खाली नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अंत में राबड़ी देवी को घर छोड़ना ही पड़ा। हालांकि सरकार ने राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड पर बंगला आवंटित किया गया है, लेकिन राबड़ी देवी यहां से बंगला खाली करने के बाद कहां शिफ्ट होंगी इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। आपको बता दूं कि इन दिनों लालू परिवार के सदस्यों में बड़ी बेटी मीसा भारती दिल्ली में आंखों का इलाज करा रही है और बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को तो घर से पहले ही निकाला जा चुका है। वहीं पर छोटे बेटे तेजस्वी यादव विदेश घूम रहे हैं, यानी कि घर पर अभी लालू यादव और राबड़ी देवी के अलावा कोई देखने वाला नहीं है। जब लालू परिवार की परेशानियां साफ दिख रही है, लेकिन सरकार की नोटिस के बाद आवास तो खाली ही करना पड़ेगा। दोस्तों एक व्यक्ति अपने गर्लफ्रेंड के लिए मंदिर से 1 करोड़ 80 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए। जी हाँ, और ये चोरी यूट्यूब गूगल से सीख करके इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। जब पुलिस ने खुलासा कर लिया इस पूरे मामले का। मामला बिहार के गोपालगंज जिला का है। गोपालगंज के प्रसिद्ध थावे भवानी मंदिर से 1 करोड़ 80 लाख रुपए के आभूषण चोरी का मामला सामने आया है। जब पुलिस जांच के मुताबिक इस हाई प्रोफाइल चोरी का मास्टरमाइंड वही युवक है जिसे घटना से 6 दिन पहले संदिग्ध मान करके हिरासत में लिया गया था। दरअसल 10-11 दिसंबर की रात मंदिर परिसर में संदिग्ध गतिविधियों के दौरान पुलिस की नजर एक युवक पर पड़ी थी। जब वह बार बार मंदिर के आसपास घूम रहा था, जब हर दिशा को गौर से देख रहा था, जब शक होने पर पुलिस उसे थाने ले गई। जब करीब 5 घंटे पूछताछ की गई। पूछताछ में युवक ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि वह थावे अपने प्रेमिका से मिलने आया है। जहाँ उसने इतनी सफाई से जवाब दिया कि पुलिस के पास उसे रोकने का ठोस आधार नहीं बचा। वहीं पर पूछताछ के दौरान युवक ने अपने पिता से फोन पर बात भी करवाई। पिता के हस्तक्षेप, स्थानीय दबाव के बाद पुलिस ने उसे सरकारी वाहन से रेलवे स्टेशन तक छोड़ दिया। बाद में यही युवक मंदिर आभूषण चोरी कांड का मास्टरमाइंड निकला। पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के निवासी दीपक राय के रूप में हुई है। दीपक एक शातिर चोर है, जब वह पहले भी कई चोरी के मामलों में जेल जा चुके हैं। पूछताछ में उसने स्वीकार किया है कि उसने इस वारदात की साजिश पहले से ही रच रखी थी। दोस्तों नीतीश के एक विधायक को सोने का मुकुट पहनाया गया। दरअसल बात है कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक विधायक के अभिनंदन समारोह की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसने पूरे बिहार का सियासी पारा चढ़ा दिया है। नवनिर्वाचित विधायक के स्वागत में समर्थकों ने दीवानगी की सारी हदें पार कर दी और उन्हें एक ऐसा शाही तोहफा भेंट किया जिसकी कीमत और फिर चमक ने सबको हैरान कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले इस विधायक को सोने का मुकुट पहना करके सम्मानित किया गया। जहाँ सिर पर सजे उस कीमती उपहार को देख करके हर कोई बस यही पूछ रहा है कि आखिर ये वह भाग्यशाली नेता कौन है और फिर उसे इतना महंगा गिफ्ट देने वाला शख्स कौन है। जहाँ मुजफ्फरपुर के कांटी विधानसभा से जेडीयू विधायक हैं अजित कुमार। जब बिहार की राजनीति का एक जाना माना चेहरा है, वह पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं और इस बार के चुनाव में उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की है। अजित कुमार को कांटी क्षेत्र के चर्चित नेता माने जाते हैं। साथ ही उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है, जहां उनकी इस लोकप्रियता के कारण समर्थकों ने उन्हें सोने का मुकुट पहना करके विकास का राजा घोषित किया है। जब विधायक अजित कुमार को यह सोने का मुकुट जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष विनोद गुप्ता ने भेंट किया है। जहाँ पानापुर करियर हाई स्कूल के मैदान में आयोजित अभिनंदन समारोह के दौरान विनोद गुप्ता ने हजारों समर्थकों के सामने विधायक को ये कीमती मुकुट पहनाया।
दोस्तों, बिहार की राजनीति के बारे में एक बात मशहूर है कि यहाँ जो दिखता है वह होता नहीं है, और जो होता है उसे भाप पाना मुश्किल है, नामुमकिन है। वहीं पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कभी संसद में चुटकी लेते हुए कहा था कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। आज बिहार की सत्ता के गलियारों में जो कुछ भी हो रहा है वह लालू की उस पुरानी बात को सच साबित कर रहा है। जब विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद भले ही बीजेपी सबसे बड़ी ताकत बनकर के उभरने का दावा कर रही हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि बिहार की गद्दी पर चाणक्य वही है। उन्होंने न केवल बीजेपी को ऐसे विभाग थमाए जहां पर सिर्फ चुनौतियां हैं, बल्कि चुपचाप 3 नए विभाग बना करके सत्ता की असली चाबी अपने पास ही रखी है। सालों से पटना के 10 सर्कुलर रोड बंगले में डटे लालू परिवार को भी वहां से बाहर का रास्ता दिखा करके नीतीश ने अपना पुराना बदला चुन चुन करके पूरा किया है। जब मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेकर के जब जेडीयू और फिर बीजेपी के बीच रस्साकसी चल रही थी, तब नीतीश कुमार ने अचानक 3 नए विभागों का गठन करके सबको चौंका दिया। बीजेपी को लगा था कि महत्वपूर्ण विभाग उनके खाते में आएंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने सिविल विमानन जैसा रसूखदार विभाग अपने पास रखा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को उच्च शिक्षा की गतिविधियां जिम्मेदारी देकर के शिक्षा जगत पर अपनी पकड़ बनाए रखी। बीजेपी के हाथ सिर्फ रोजगार और कौशल विभाग लगा, जिसके जरिए युवाओं की नाराजगी का सीधा सामना अब बीजेपी को ही करना पड़ेगा। इस एक चाल से नीतीश ने संदेश दे दिया कि सरकार के रडार पर कौन से विभाग रहेंगे ये वही तय करेंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार ने इस बार बहुत ही शातिर तरीके से उन विभागों को बीजेपी के पाले में डाल दिया है जो सीधे तौर पर जनता की शिकायतों से जुड़े हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्र एवं भूमि सुधार जैसे विभागों में आए दिन अर्थ अव्यवस्थाओं की खबरें आती रहती हैं। जब भूमि विवाद को लेकर के जनता में भारी आक्रोश है और अब इसकी गाज सीधे बीजेपी के मंत्रियों पर गिरेगी। जब स्वास्थ्य विभाग की बदहाली की तस्वीरें भी अब भगवा पार्टी के लिए गले की फांस बन रही है। नीतीश जानते हैं कि अगर इन विभागों में विफलता मिली तो फिर ठीकरा बीजेपी पर फूटेगा, और सफलता मिली तो फिर श्रेय उनकी सरकार को जाएगा। दोस्तों, भारत में ऑस्ट्रेलिया जैसी पॉलिसी लागू होने वाली है। जी हाँ, आर्मी से लेकर के आम आदमी तक सोशल मीडिया यूज के लिए अब सख्त नियम बनाए जाएंगे। दरअसल जो कभी मोबाइल स्क्रीन में डूबी रहती थी, अब खुद पर सवाल उठाने लगी है। जब कुछ स्कूलों में बच्चों को अखबार दिए जा रहे हैं, कुछ जगहों पर सेना सोशल मीडिया के इस्तेमाल को सिर्फ देखने तक सीमित कर रही है, और एक दूसरे देश में बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। ये 3 अलग अलग फैसले हैं, लेकिन उनका मकसद एक ही है, डिजिटल आज़ादी और फिर सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना। सवाल यह है कि क्या सोशल मीडिया पर बिना रोक टोक की आज़ादी का दौर आखिर खत्म हो रहा है? जब भारत से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक सोशल मीडिया को लेकर के एक नई पॉलिसी और फिर तरीका सामने आ रहा है। हाल के सालों में जहां पर सोशल मीडिया जानकारी, अभिव्यक्ति और फिर जुड़ाव का एक बड़ा जरिया बन गया है, वहीं पर इसके बुरे असर ने सरकारों, अदालतों और संस्थानों को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है। बच्चों पर असर, सुरक्षा खतरों और फिर समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए अब अलग अलग लेवल पर सख्त नियम और गाइडलाइंस लागू की जा रही है। वहीं पर जहां पर स्कूल बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर भारतीय सेना ने सोशल मीडिया को लेकर के एक संतुलित लेकिन सख्त कदम उठाया है। सेना ने अपने सैनिकों और फिर अधिकारियों को इंस्टाग्राम इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है, लेकिन सिर्फ व्यू ओनली मोड में। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि वे पोस्ट लाइक कमेंट या किसी को फॉलो नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, पैसिव पार्टिसिपेशन का कॉन्सेप्ट। सेना ने इस सीमित अनुमति को पैसिव पार्टिसिपेशन नाम दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसका मकसद सैनिकों को सोशल मीडिया पर चल रहे कंटेंट के बारे में जानकारी देना और उन्हें गुमराह करने वाली या फिर फर्जी जानकारी पहचानने में सक्षम बनाना है। ये जानकारी फिर उनके सीनियर अधिकारियों को दी जा सकती है, जिससे इंफॉर्मेशन वार और अफवाहों से लड़ने में मदद मिलेगी। ये पॉलिसी इंस्टाग्राम के अलावा यूट्यूब और फिर एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर भी लागू होगी। सेना ने सुरक्षा कारणों से सोशल मीडिया को लेकर के पहले से ही सख्त गाइडलाइन जारी की है। नया सिस्टम पूरी तरह से बैन करने के बजाय कंट्रोल्ड और फिर मकसद वाले इस्तेमाल पर जोर देता है। वहीं पर अब कोर्ट सोशल मीडिया के इस असर को लेकर के खुल करके चिंता जता रहे हैं। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया ने 9 दिसंबर से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने पर बैन लगा दिया है। ऑस्ट्रेलिया ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। याचिकाकर्ता के वकील ने भारतीय कोर्ट में बहस करते समय इस कानून का हवाला दिया है।
दोस्तों, बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रपति ने अपने हाथों से बड़ा पुरस्कार दिया है। आपको बता दूं कि जिस उम्र में बच्चे सपने देखना शुरू करते हैं, उसी उम्र में एक नाम इतिहास लिख रहा है। क्रिकेट के मैदान पर बल्ले से तूफान मचाने वाला किशोर वैभव सूर्यवंशी अब राष्ट्रपति भवन तक पहुंच चुका है। वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने हाथों से सम्मानित किया है। देश के 20 असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। वे बच्चे 18 अलग अलग राज्यों और फिर केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए हैं। इन्हीं में से एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा बिहार के 14 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी। जहाँ राष्ट्रपति ने खुद अपने हाथों से वैभव सूर्यवंशी को ये प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया है, जिससे ये पल उनके जीवन का सबसे यादगार क्षण बन गया है। ये पुरस्कार उन भारतीय बच्चों को दिया जाता है जिनकी उम्र 5 साल से अधिक और फिर 18 साल से कम होती है और जो भारत में निवास करते हैं। इनका चयन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। जब पुरस्कार पाने वाले बच्चों को गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में शामिल होने का भी अवसर मिलता है। जब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पहले 6 कैटेगरी में दिया जाता था, जिसमें कला और फिर संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, शिक्षा, सामाजिक सेवा और खेल शामिल थे। अब इसमें साइंस और फिर टेक्नोलॉजी को भी जोड़ा गया है। यह पुरस्कार के तहत विजेता को एक मेडल, एक प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। वहीं पर वैभव सूर्यवंशी ने अपने खेल से न सिर्फ भारतीय क्रिकेट प्रेमियों बल्कि दुनिया भर के पूर्व क्रिकेटरों को हैरान कर दिया है। जहाँ IPL में उन्होंने महज 35 गेंदों में शतक जड़ करके तहलका मचा दिया था, वहीं पर विजय हजारे ट्रॉफी में वैभव ने केवल 36 गेंदों में शतक लगा करके इतिहास रच दिया था। जहां अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ खेले गए मैच में उन्होंने 84 गेंदों पर 190 रनों की विस्फोटक पारी खेली। जहां लिस्ट ए क्रिकेट में वे सबसे तेज शतक लगाने वाले भारत के तीसरे बल्लेबाज बन चुके हैं। दोस्तों, बिहार में शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार में ठंड ने अपना सबसे तीखा रूप दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बर्फबारी और फिर एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ का असर अब बिहार के मैदानी इलाकों में साफ नजर आने लगा है। जब पहाड़ों से चल रही बर्फीली पछुआ हवाओं ने पूरे बिहार में तापमान गिरा दिया है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने आज पूरे बिहार में घने कोहरे और फिर कोल्ड डे को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में सुबह के वक्त विजिबिलिटी बेहद कम रही है, जिससे सड़क और फिर रेल यातायात पर भी असर पड़ा है। जब वहीं पर ठंड के मामले में समस्तीपुर इस समय बिहार का सबसे ठंडा इलाका बनता जा रहा है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के तापमान के लगभग बराबर है। वहीं पर सहरसा में न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जब मौसम विभाग के अनुसार बिहार के कई हिस्सों में सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक कम तापमान दर्ज किया जा रहा है, जो ठंड की गंभीर स्थिति की ओर इशारा करता है। वहीं पर मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही बर्फबारी और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते बिहार की ओर से तेज और फिर शुष्क पछुआ हवाएं चल रही है। इन हवाओं के कारण न केवल न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है, बल्कि दिन के तापमान पर भी असर पड़ा है। जहाँ कई जिलों में धूप निकलने के बावजूद भी ठंड का एहसास बना रहा, जिससे लोगों को दिन में भी अलाव और फिर गर्म कपड़ों का एहसास सहारा लेना पड़ा। वहीं पर मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले 4 से 5 दिनों तक ठंड से राहत मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं है। जहाँ राज्य के यानी कि बिहार के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और भी गिर सकता है। खास करके उत्तर मध्य और फिर दक्षिण पूर्व बिहार में कोल्ड डे जैसी स्थिति बने रहने की संभावना जताई गई है। विभाग ने बुजुर्गों, छोटे बच्चों, बीमार लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। जहाँ खुले में निकलने से बचने, पर्याप्त गर्म कपड़े पहनने और फिर सुबह शाम विशेष सावधानी रखने की अपील की गई है। वहीं पर बिहार में सबसे अधिक तापमान किशनगंज में दर्ज किया गया है, जहाँ का पारा 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। जहाँ वहीं पर पूर्णिया में अधिकतम ठंड रही। वहीं पर भागलपुर, गया और फिर मधुबनी जैसे जिलों में पूरे दिन कोल्ड डे की स्थिति बनी रही, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। दोस्तों, बिहार में उर्वरक लुटेरों पर बड़ी कार्रवाई की बात सामने आ रही है। दरअसल बात यह है कि बिहार के कृषि विभाग ने बिहार में उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी यानी कि यूरिया की कालाबाजारी, जमाखोरी और फिर अवैध भंडारण के खिलाफ युद्ध स्तर पर अभियान छेड़ दिया है। कृषि विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति या फिर प्रतिष्ठान को बख्शा नहीं जाएगा।
वहीं पर प्रधान सचिव पंकज कुमार ने कहा कि किसानों को समय पर और फिर सरकार द्वारा निर्धारित उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि बिहार में उर्वरकों की कालाबाजारी या फिर अवैध भंडारण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब विभाग इस मामले में पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और दोषियों के खिलाफ कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। वहीं पर कालाबाजारी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कृषि विभाग ने एक बहुस्तरीय रणनीति अपनाई है। दोस्तों, नए साल की शुरुआत के साथ ही जिले के सभी अंचलों में भूमि से संबंधित दस्तावेजों की नकल प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो जाएगी। जहां सरकार के ताज़ा निर्देश के अनुसार अब खतियान जमाबंदी सहित अन्य लैंड रिकॉर्ड की नकल के लिए लोगों को अंचल कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इस संबंध में विभाग द्वारा सभी सीईओ को दिशा निर्देश भेज दिए गए हैं। 1 जनवरी से निर्धारित ऑनलाइन फीस जमा करके सरकार द्वारा चलाए जा रहे लैंड रिकॉर्ड पोर्टल के माध्यम से लोग घर बैठे ही आवश्यक भूमि दस्तावेज डाउनलोड कर सकेंगे। अब तक अंचल कार्यालय में चिरकुट फॉर्म के माध्यम से नकल उपलब्ध कराई जाती थी, लेकिन इस व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। जब प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि 31 दिसंबर के बाद चिरकुट फॉर्म से किसी भी प्रकार की नकल जारी नहीं की जाएगी। दोस्तों, बिहार चुनाव में करारी हार के बाद आरजेडी की परेशानियां थमने का नाम नहीं ले रही है। हार के झटके से उबरने से पहले ही पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली आरजेडी में महासचिव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिससे सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इस इस्तीफे को पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष और संगठनात्मक कमजोरी से जोड़ करके देखा जा रहा है। चुनावी नतीजों के बाद से ही राजद में आत्ममंथन की मांग उठ रही थी। वहीं पर अब वरिष्ठ पदाधिकारी के इस्तीफे ने पार्टी नेतृत्व की चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। माना यह जा रहा है कि यह फैसला अचानक नहीं, बल्कि लंबे समय से चल रही अंदरूनी खींचतान का नतीजा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीर बाल दिवस के अवसर पर भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी से मुलाकात की है। इस दौरान एक बेहद आत्मीय पल देखने को मिला, जब पीएम मोदी ने वैभव के हाथ पर प्यार से थपकी दी और उनका हौसला बढ़ाया। वैभव सूर्यवंशी ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के पहले मैच में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 84 गेंदों पर 190 रन की पारी खेली थी। इस पारी में 16 चौकी और फिर 15 छक्के शामिल थे। वैभव सूर्यवंशी के लिए ये साल 2025 स्वर्णिम रहा, जब इसकी शुरुआत आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए गुजरात टाइटंस के खिलाफ शतक लगाने से पहले थी। वहीं पर वैभव ने 35 गेंद पर शतक लगाते हुए लीग में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। आईपीएल 2025 के 7 मैचों में उन्होंने 252 रन बनाए। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर वीरता, कला एवं संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा और फिर खेल जैसे क्षेत्रों में असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। दोस्तों, पटना में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास सामान हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गुरुवार रात 4 से 5 छोटी गाड़ियां आवास परिसर में पहुंची, जिनसे पौधे और फिर गार्डन से जुड़े सामान को बाहर निकाला गया। यह सामान पहले गोला रोड स्थित गौशाला ले जाया गया, जहां से आगे किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट किए जाने की तैयारी है। जहां रात के अंधेरे में हुई इस शिफ्टिंग की तस्वीरें सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। सामान हटाया जा रहा है जब लालू प्रसाद यादव दिल्ली में हैं। उनके आंख का इलाज चल रहा है, जबकि तेजस्वी यादव भी पटना से बाहर हैं। चर्चा है कि वे अपने परिवार और फिर दोस्तों के साथ विदेश टूर पर हैं, जहां घर में किसी पुरुष सदस्य की मौजूदगी नहीं है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर आरजेडी की ओर से अब तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। वहीं पर करीब 20 साल बाद लालू परिवार को राबड़ी आवास खाली करने का नोटिस दिया गया था। 25 नवंबर को बिहार भवन निर्माण विभाग ने यह नोटिस जारी किया था, जिसमें बताया गया है कि बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के लिए हार्डिंग रोड स्थित सरकारी आवास संख्या 39 आवंटित किया गया है। दोस्तों, बिहार में गाड़ियों के पंजीकरण यानी कि आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि डीएल से होने वाले राजस्व संग्रह में पटना समेत कई जिले बुरी तरीके से पिछड़े हुए हैं। बिहार में जिला परिवहन पदाधिकारी यानी कि डीटीओ, एडीटीओ और
मोटर वाहन निरीक्षक यानी कि MVI और फिर ESI के स्तर पर 20% से कम राजस्व एकत्रित हुआ है, जिस पर परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने कड़ी नाराजगी जताई है। ये बुधवार को विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। समीक्षा में पता चला है कि DTO स्तर पर पटना, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर, रोहतास, नवादा, सुपौल, सीतामढ़ी, भोजपुर सहित 14 अन्य जिलों में 20% से कम राजस्व वसूली हुई है। ADTO के स्तर पर मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, किशनगंज, पटना, बांका समेत ऐसे 17 जिलों का नाम सामने आया है। वहीं पर 21 ऐसे जिले हैं जहां पर MVI स्तर पर 10% से भी कम और फिर EI स्तर पर 15 अनुमंडलों में 10% से भी कम राजस्व हासिल हो सका है। मंत्री ने इन जिलों के ADTO, MVI और फिर ESO को तत्काल कारण बताने का निर्देश दिया है और कहा है कि काम में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के अल्पसंख्यक छात्रों के कल्याण और फिर उनके उज्जवल भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने किशनगंज और दरभंगा में नए बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन विद्यालयों में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और फिर पारसी समुदाय के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। इन नए आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए नामांकन प्रक्रिया इसी दिसंबर से शुरू हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। इच्छुक छात्र और फिर छात्राएं ऑनलाइन और फिर ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। सत्र 2025-26 के लिए कला और विज्ञान संकाय में प्रवेश के लिए ये नामांकन प्रक्रिया चल रही है। इसमें कक्षा 9 और फिर कक्षा 11 में प्रवेश लेने वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार की हवा जहरीली होती जा रही है। बिहार के सभी लगभग जिलों में इस तरीके की हवा जहरीली हो गई है। जी हाँ, दरअसल बात यह है कि अररिया में 231 पर AQI पहुंच गया है। जब सबसे ज़्यादा प्रदूषित दिन रहा अररिया। जी हाँ, आपको बता दूं कि अररिया के AQI यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक इस दिसंबर माह का अधिक रहा है। जब सुबह 7 बजे में यहाँ का AQI 231 रहा, यानी कि दिसंबर माह का सबसे प्रदूषित दिन। जब इससे पहले केवल 3 बार ही ये सूचकांक 200 को पार किया गया है। 1 दिसंबर को 206, 8 को 212 और फिर 9 दिसंबर को 220 पर AQI पहुँचा था, लेकिन गुरुवार को इसे भी पार कर गया। खास बात यह है कि गुरुवार की सुबह सीमांचल के चारों जिलों में अररिया का ही AQI सबसे ज़्यादा रहा। पूर्णिया का AQI 190 तो कटिहार का 182 और किशनगंज का 171 AQI रहा। चौंकाने वाली बात यह है कि घनी आबादी वाले भागलपुर का 126 तो पटना का AQI 163 रहा। कुल मिलाकर के देखें तो फिर धीरे धीरे अररिया जैसे कस्बाई शहर की भी हवा अब धीरे धीरे जहरीली होती जा रही है। जहाँ दिसंबर माह में यहाँ की वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI का ग्राफ ऊपर नीचे होता रहा है। सबसे कम 77 AQI 20 दिसंबर को रहा। जहाँ वहीं पर हालांकि पिछले साल तो जिले का AQI 300 पार कर गया था, लेकिन अभी तक ऐसी नौबत नहीं आई है। दोस्तों, आज से बिहार में रेल किराए में वृद्धि की गई है। जब पटना से भागलपुर, पूर्णिया और फिर कटिहार के लिए टिकट महंगे हो गए हैं। भारतीय रेलवे से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि उनके लिए रेलवे टिकट महंगा हो गया है। रेलवे ने किराए में बढ़ोतरी का फैसला 4 दिन पहले लेते हुए लेटर भी जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि 26 दिसंबर से रेल किराया की बढ़ोतरी लागू कर दी जाएगी, जो अब लागू हो गई है। इस नए किराए का असर जन शताब्दी, सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेनों से लेकर के हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों तक देखने को मिलेगा। खास तौर पर 215 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने वाले यात्रियों की जेब पर सीधा इसका असर पड़ेगा। दोस्तों, बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक अहम फैसला लिया है। बिहार के 16 जिलों में मखाना की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजना तैयार की जा रही है। ये योजना एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत लागू की जा रही है, जिससे खास तौर पर तालाब और फिर जलयुक्त भूमि वाले क्षेत्रों के किसानों को लाभ मिलेगा। इस योजना में भागलपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी और फिर पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा और खगड़िया जिला शामिल है। जब राज्य स्तर पर कुल 1500 हेक्टेयर क्षेत्र में मखाना की खेती का लक्ष्य रखा गया है। इच्छुक किसान विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया पहले आओ
दोस्तों, किशनगंज में मध्याह्न भोजन योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का मामला सामने आया है और ये सवाल खड़ा करता है कि आखिर गरीब बच्चों के हक का भोजन कौन डकार रहा है और सरकार और फिर स्थानीय नेता चुप क्यों है। जांच रिपोर्ट में साफ हुआ है कि सीमांचल और कोसी क्षेत्र के 13 जिलों में करोड़ों रुपए की अनियमितताएं हुई है, जिनमें किशनगंज भी शामिल है। आरोप है कि कई स्कूलों में बच्चों को भोजन दिए बिना ही राशन का पैसा निकाल लिया गया, जब चावल की हेराफेरी हुई और छात्रों की संख्या बढ़ा चढ़ा करके दिखा करके सरकार से पैसे लिया गया। आपको बता दूं कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर गड़बड़ी का मामला सामने आया है, यानी कि योजना गरीब बच्चों के पेट तक पहुंचानी चाहिए थी, लेकिन रास्ते में ही कहीं ऊपर खा ली गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कुल 4,54,24,000 रुपए की वसूली होनी थी, लेकिन अब तक सिर्फ 2,61,00,000 रुपए की ही रिकवर हुई है, जहाँ करीब 1,92,00,000 रुपए अभी भी बकाया है। सवाल यह है कि जब शिक्षा विभाग के तहत इतने बड़े खेल होते रहे तो फिर नेताओं और अफसरों को पता कैसे नहीं चला, या फिर सब कुछ जानते हुए भी और समझते हुए भी आंख मूंद ली गई। किशनगंज में भी वसूली का मामला लंबित है, जबकि सरकार हर बार मीटिंग, समीक्षा और बयानबाजी करके खुद को ईमानदार बताती है, जमीन पर नतीजा शून्य दिखता है। जब बच्चों का हक छीन लिया गया, लेकिन दोषियों पर सख्त कार्रवाई अब तक नहीं दिख रही है। सबसे ज्यादा बकाया राशि सहरसा और फिर अररिया जैसे जिलों में है, जहाँ वहीं पर अन्य जिलों पूर्णिया, मधेपुरा, भागलपुर, कटिहार और खगड़िया में भी लाखों की वसूली बाकी है। कहीं प्रधान अध्यापक निर्दोष होने की दलील दे रहे हैं, तो फिर कहीं फाइलें सालों से दबा करके रख दी गई है। पर बड़ा सवाल यही कि जब पैसा निकला, बिल पास हुए, फाइल चली, तब ये सिस्टम सोया कैसे रहा। एमडीएम निदेशालय ने अब जिला शिक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि पूरी वसूली कराई जाए और ढिलाई हुई तो फिर अफसरों पर भी कार्रवाई होगी, लेकिन जनता का भरोसा तभी लौटेगा जब दोषियों के नाम सार्वजनिक होंगे और बच्चों के हक पर डाका डालने वालों को असली सजा मिलेगी, चाहे वह प्रधान अध्यापक हो, अफसर हो या फिर किसी नेता के संरक्षण में खेल खेला गया हो। क्योंकि सच यही है कि एमडीएम योजना बच्चों के पेट के लिए थी, लेकिन भ्रष्टाचारियों के जैसे जेब में चली गई है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज में शीतलहर लगातार जानलेवा साबित हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधि आखिर कब जागेंगे। जब तापमान गिर रहा है, पछुआ हवाएं चल रही है और सबसे ज्यादा खतरा शिशुओं, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और फिर गंभीर मरीजों पर मंडरा रहा है, फिर भी तैयारियां कागजों तक सिमटी दिखाई दे रही है। स्थिति इतनी गंभीर है कि जिला प्रशासन और फिर स्वास्थ्य विभाग को अब अलर्ट मोड में आने की घोषणा करनी पड़ी है। सिविल सर्जन डॉक्टर राजकुमार चौधरी और फिर जिला अधिकारी विशाल राज ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब ठंड हर साल इस तरह पड़ती है तो फिर पहले से इंतजाम क्यों नहीं होते। जहाँ अलाव, कंबल, आश्रय स्थल, ये सब ठंड आने के बाद क्यों याद आते हैं। यहाँ डॉक्टरों का साफ कहना है कि नवजात शिशु और फिर गर्भवती महिलाएं इस मौसम में सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है। उन्हें ठंडी हवा से बचाना, गर्म कपड़े देना और फिर पौष्टिक भोजन पहुंचाना बेहद जरूरी है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में आज भी कई परिवार बुनियादी सुविधाओं के बिना जूझ रहे हैं। नेता बयान देते हैं, योजनाओं का दावा करते हैं, पर जमीन पर राहत नहीं पहुंचती है। वहीं पर हृदय रोग, मधुमेह, दमा और फिर सांस की बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए भी ये मौसम खतरनाक है। उन्हें सुबह शाम बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। सवाल ये भी है कि अगर लोग घर से बाहर ना निकले तो फिर दवाई, इलाज और फिर जरूरी काम कैसे करेंगे। क्या प्रशासन ने इसके लिए कोई अलग व्यवस्था बनाई है, ये सवाल है। जवाब ज्यादातर जगहों पर नहीं आ रहा है। वहीं पर जिलाधिकारी का कहना है कि निगरानी बढ़ाई गई है। आशा, एएनएम कहीं पर घर घर जाकर के जानकारी ले रही है। अभियान, बैठक में फिर सलाहें दी जा रही है, लेकिन हकीकत यह है कि कई पंचायतों में न जागरूकता दिखती है, न अलाव और न ही ठंड से बचाव के सामूहिक इंतजाम। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज में एंट्री माफियाओं पर अब जल्द ही पुलिस बड़ा कड़ा रुख अपनाने वाली है। जब ठाकुरगंज प्रखंड के सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय तस्करों और फिर एंट्री माफियाओं के खिलाफ जल्द बड़ी कार्रवाई का ऐलान किया गया है। जब पूर्णिया रेंज के डीआईजी प्रमोद कुमार मंडल ने साफ कहा कि तस्करी में शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जब डीआईजी ठाकुरगंज सर्किल इंस्पेक्टर कार्यालय में कांडों की समीक्षा कर रहे थे, बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सीमावर्ती क्षेत्र में हो रही अवैध गतिविधियों पर तुरंत रोक लगे। इसके लिए
एसडीपीओ 2 मंगलेश कुमार सिंह को विशेष निगरानी और फिर कार्रवाई तेज करने को कहा गया है। तो आपको बता दूं कि डीआईजी ने लंबित कांडों में जल्द निष्पादन, फरार वारंटियों की गिरफ्तारी और फिर अपराध नियंत्रण को लेकर के पुलिस अधिकारियों से सख्ती दिखाने को कहा है। उसके अनुसार जितने भी पुराने मामले अटके हुए हैं उन्हें प्राथमिकता पर निपटाया जाए। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डीआईजी ने सड़क इंस्पेक्टर कार्यालय का निरीक्षण भी किया। उन्होंने अनुसंधान पंजी, गुंडा पंजी, फ्रॉड पंजी और निरीक्षण पंजी की बारीकियों से जांच की। इस दौरान अधिकारियों को चेतावनी दी है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अच्छा काम करने वालों को सम्मान मिलेगा और लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई तय है। इससे पहले डीआईजी प्रमोद कुमार मंडल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं पर सीमावर्ती इलाकों में लगातार बढ़ती तस्करी और एंट्री माफिया को देखते हुए ये बैठक और चेतावनी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पुलिस का दावा है कि आने वाले दिनों में कड़ी कार्रवाई से न सिर्फ तस्करों की कमर टूटेगी बल्कि स्थानीय कानून व्यवस्था भी मजबूत होगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बांग्लादेश में हुई हिंसा को लेकर के किशनगंज और आसपास के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बड़ा अलर्ट जारी कर दिया गया है। बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा के बाद देश भर में आक्रोश है और इसी के साथ सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ ने बिहार बंगाल सीमा से लगे संवेदनशील इलाकों में निगरानी काफी बढ़ा दी है। विशेष करके किशनगंज बीएसएफ हेडक्वार्टर के तहत आने वाली पश्चिम बंगाल सीमा पर चौकसी पहले से कहीं ज्यादा कड़ी कर दी गई है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से डिटेल से बताएंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार हमारे इस पेज पर आए हैं तो इस पेज को फॉलो कर लीजिए। आप फॉलो करेंगे तो आपको इसी तरह की खबरें देखने और सुनने को मिलेगी। तो आपको बता दूं कि बीएसएफ के जवान लगातार 24 घंटे पेट्रोलिंग कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की घुसपैठ, अवैध प्रवेश या फिर सीमा पार से होने वाली उत्तेजक गतिविधि को रोका जा सके। जमीन पर तैनात जवानों के साथ साथ खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय है और हर छोटे बड़े मूवमेंट की जानकारी उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जा रही है। किशनगंज का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि ये भारत के अत्यंत संवेदनशील चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद नजदीक स्थित है। यहाँ से देश के उत्तर पूर्वी राज्यों तक जाने वाला पूरा रास्ता भारत गुजरता है। जब बांग्लादेश सीमा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी को देखते हुए एजेंसियां किसी तरीके का जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। जब सीमा क्षेत्र में आम लोगों की अनावश्यक आवाजाही सीमित कर दी गई है और हर गतिविधि पर आधुनिक उपकरणों के जरिए नजर रखी जा रही है। जहां उधर बांग्लादेश में हाल में हुई हिंसक घटनाओं, खास करके 18 दिसंबर को हुई जो घटना के बाद दिल्ली, जम्मू कश्मीर सहित कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए। विश्व हिंदू परिषद सहित कई संगठनों ने सड़कों पर उतर करके बांग्लादेश सरकार पर अल्पसंख्यकों को सुरक्षा न दे पाने का आरोप लगाया। दोस्तों, बिहार के सुपौल में यहाँ पर आपस में दो लड़की शादी करने का मामला सामने आया है। जहाँ आपस में ही बिहार के सुपौल जिला से एक अनोखी और चर्चा में रहने वाली शादी की खबर सामने आई है। यहाँ पर दो लड़कियां पूजा और आरती ने परिवार की मर्जी के बिना शादी कर ली। ये शादी न केवल सुपौल बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी चर्चा का विषय बन गई है। जी हाँ, दोनों लड़की है और दोनों ही आपस में शादी कर ली है। तो आपको बता दूं कि सूत्रों के अनुसार 21 साल की पूजा और 18 साल की आरती की मुलाकात करीब 2 साल पहले हुई थी। जब शुरुआत में उनकी दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई और धीरे धीरे ये प्यार में बदल गई। इसके बाद दोनों ने नंबर एक्सचेंज किया यानी कि आदान प्रदान किया और नियमित बातचीत करने लगी। उन्होंने बताया है कि पहले उन्हें किसी भी लड़के में दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक दूसरे के साथ रहने का निर्णय लिया। जी हाँ, दोनों ने अपनी शादी की रस्में बेहद साधारण लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से पूरी की है। जब उन्होंने पहले अपने घर में गैस चूल्हे पर 7 फेरे लिए और फिर मंदिर में जाकर के विवाह की पूरी प्रक्रिया संपन्न की। इस शादी का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों लड़कियों ने अपने प्यार को साकार किया है और सभी पारंपरिक रस्मों को निभाया है। शादी के बाद पूजा और आरती ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की है और अपनी तस्वीरें शेयर की है। उन्होंने बताया है कि उनकी शादी का फैसला पूरी तरह से उनकी सहमति और प्रेम के आधार पर किया गया। जब दोनों के परिवार शुरुआत में इस कदम के खिलाफ थे, लेकिन अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। दोस्तों, हाल फिलहाल ही बहादुरगंज विधायक तौसीफ आलम और रिपब्लिक भारत मीडिया के साथ जिस तरह से बातचीत हुई है उसको देखकर सुनकर के सभी हैरान है कि आखिर ये किस तरीके की मीडिया है। एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, खास करके मुसलमान शब्द का नाम लेकर के यहाँ पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और इसे दहशतगर्द की संज्ञा दी जा रही है। अगर आप भी इस डिबेट को देखे होंगे तो आपको भी अंदाजा लग रहा होगा कि आखिर ये मीडिया
मुसलमानों के खिलाफ किस कदर यहाँ पर जहर उगल रहे हैं। दरअसल मामला यह है कि बहादुरगंज, कोचाधवन, सतबिट्टा, शकोर में सैनिक स्टेशन बनने को लेकर के मामला था और दोनों के बीच इस स्टेशन यानी कि सैनिक कैंप बनने को लेकर के बातचीत हो रही थी। यहाँ पर तौसीफ आलम साहब से पूछा गया है कि आप इस सैनिक कैंप का विरोध क्यों कर रहे हैं, तो एमएलए तौसीफ साहब ने कहा कि मैं इस कैंप का विरोध नहीं कर रहा हूं, बल्कि जहां पर यह बनने का प्रस्ताव दिया गया है उस जगह का विरोध कर रहा हूं। बल्कि मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, यहाँ के जो आम किसान हैं, आम लोग हैं, ये लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर यंकर कह रहे हैं कि आप लोग अपना राजनीति चमकाने के लिए यहाँ पर इस तरीके के विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर किसान विरोध नहीं कर रहा है, जी हाँ, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा मामला आपको पता ही होगा कि किसानों ने ही इस तरीके का मामला उठाया और अपना विरोध का स्वर तेज किया। अब ये विरोध, जाहिर सी बात है कि स्थानीय लोग जनप्रतिनिधि को चुनते ही इसलिए हैं क्योंकि वे हमारी आवाज बन सके और आगे तक पहुंचा सके। तो स्थानीय जनप्रतिनिधि चाहे वो किसी भी दल का हो, एमआईएम हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सभी लोग मिलकर के यहाँ पर सैनिक स्टेशन बनने के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और कह रहे हैं कि सैनिक स्टेशन, सैनिक कैंप बने, लेकिन इस जगह पर ना बने, इस जगह को से हट करके कहीं दूसरे जगह शिफ्ट करके बने। और इसी को लेकर के बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने उस जगह को छोड़ करके जहां पर सरकारी जमीन है उस जगह को चिन्हित करके दिया गया कि यहां पर सैनिक स्टेशन बनाइए। यहां पर क्योंकि हजारों एकड़ सरकारी जमीन है जो कि खाली पड़ी हुई है, जब पड़ती है आप इसमें सैनिक कैंप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन जगहों को चिन्हित किया गया है ये जगह ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ किसानों का ये खेती बाड़ी का जगह है, किसानों की आमदनी का जरिया है। अगर वही जरिया इनसे छीन जाएगी तो इन लोगों का जीवन कैसे चलेगा। जी हाँ, भूखमरी तक, यहाँ तक कि भूखमरी तक नौबत आ जाएगी। लेकिन ये जो एंकर है रिपब्लिक भारत के एंकर, इनका साफ साफ कहना है कि यहाँ पर सैनिक कैंप का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को राजनीति चमकाना है। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर किशनगंज में गद्दार बैठे हुए हैं और ये गद्दार पहचाना ना जाए, इसलिए आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं। खुले तौर पर इस तरह की बातें कर रहे हैं। हम आपको इसके बारे में बताएंगे और